Hello students, welcome to Law School. In the last few videos, we have covered the important topics of the Act, Hindu Marriage Act 1955. We have covered the essentials of a valid marriage, what is the nullity of marriage, right? And in the few last videos, we have even covered the topic of judicial separation, restitution of conjugal rights as well as divorce. In today's particular video, we are going to cover maintenance. Clear? So maintenance, what is maintenance? Maintenance according to 1955 यानी कि इस एक्ट के तहत it is a spousal maintenance is a highly intricate subject. It is frequently claimed that asking for lifetime alimony is a way to take advantage of the husband. देखिए जी, हमने डाइवोर्स कर लिया, जुडिशियल सेपरेशन कर ली, अब देखिए जी खर्चा पानी देना होता है, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। तो कहते हैं बहुत ही हाईली इंट्रिकेट सब्जेक्ट है। इट इज फ्रीक्वेंटली क्लेम दैट आस्किंग फॉर लाइफ टाइम एलिमनी, कि पैसे जो है हस्बैंड देते जाए, है ना। नहीं तो जब डाइवोर्स वगैरह सेटलमेंट होती है तो 1 टाइम या 2 टाइम लमसम पेमेंट में भी ये मेंटेनेंस दे दी जाती है, बट मेंटेनेंस देते ही हैं। क्लियर? बट हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो जाए जिसमें वाइफ इज अर्निंग, सो उन केसेस में मेंटेनेंस इतनी कंपल्शन नहीं मानी जाती, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ योर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। सो मेंटेनेंस जो है इट इज पार्ट ऑफ योर मैरिज। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, either the husband or the wife may request maintenance pendant light। हाँ जी, ये आपको याद रखना है वर्ड maintenance pendant light, which means or support while legal action is pending। अब मान लो आपने डाइवोर्स फाइल करा है ना, अब लीगल एक्शन इज पेंडिंग बट वाइफ नीड्स द मेंटेनेंस टू लिव अ लाइफ, राइट। तो उस टाइम पे व्हेन द लीगल एक्शन इज पेंडिंग, कोर्ट क्या करता है, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की फॉर्म में इशू कर देता है कि आपका लीगल एक्शन पेंडिंग है, नो प्रॉब्लम, बट द पर्सन इज लायबल फॉर द मेंटेनेंस, हैंस मेंटेनेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्पाउस। और सेक्शन 25 बात करता है प्री रेक्विजिट्स फॉर अ परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी जो फिक्स करी जाएगी वो सेक्शन 25 बात करता है। 24 में बात होती है आपकी मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द पेमेंट्स दैट अ हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू मेक टू हिज वाइफ अंडर सर्टेन कंडीशंस आर रेफर्ड टू एज मेंटेनेंस। पेमेंट देनी होती है जी जो हस्बैंड को ही इज ऑब्लाइज्ड अंडर लॉ टू गिव टू हिज वाइफ इज नोन एज मेंटेनेंस, and maintenance may be required both during marriage continuation and after its divorce। हाँ जी, मान लो खर्चा पानी नहीं मिल रहा पर मैरिज चल रही है, तो भी अगर आप मान लो कोई पिटीशन पड़ जाए, एप्लीकेशन पड़ जाए, तो मैरिज की कॉन्टिन्यूशन में भी मेंटेनेंस मिल सकती है और इवन आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, सो ये ऐसी चीज है जो आपकी इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ मैरिज भी मिल सकती है, इवन आफ्टर डाइवोर्स भी मिल सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट consideration in maintenance is whether the party receiving it lacks an independent source of income। हाँ जी, सबसे पहली प्री रिक्विजिट ये होती है कि जो वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है, इज शी नॉट इंडिपेंडेंट इनफ, मतलब क्या उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर नहीं है, वाकई में शी इज अ हाउसवाइफ, she is homemaker and she has no source of income of her own। ठीक है, तो उस टाइम पे ये प्रूव हो जाता है that she lacks the independent source, hence she has to be supported by her husband। Clear? Now with the exception of Divorce Act, none of the Indian matrimonial statutes specify the amount of maintenance और द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। अब देखिए कोई फिक्स एज सच जो आपकी मेंटेनेंस नहीं होती है, वो खर्चा पानी जो भी होता है वो देख के जो है, जो वाइफ डिमांड करती है कितना खर्चा है जी, मेरा ये लगेगा वो लगेगा, उस अकॉर्डिंग जो है कोर्ट डिसाइड करती है। कहीं पे भी फिक्स स्टैच्यू आपका नहीं है कितनी देनी है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। क्लियर? अब चलते हैं सेक्शन 24 के ऊपर। जो आपका सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, ये बात करता है जी मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट।
ठीक है जी। जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लीगल प्रोसीडिंग, उसके दौरान जब आप ये मेंटेनेंस के लिए बोल दिया जाए उसको बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। इफ आइदर स्पाउस इज अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स व्हाइल द केस इज पेंडिंग, then the relief may be given under section 24 of the Hindu Marriage Act in the form of maintenance and court cost। ठीक है जी। so इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स कुछ नहीं होता। अब देखिए जो वाइफ का एडवोकेट होता है वो क्या करता है, कोर्ट में पिटीशन डाल देता है कि जी देखिए अब ये प्रोसीडिंग्स तो चलती जाएंगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट जो है इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, वो एप्लीकेशन जो है पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, मेंटेनेंस एंड कोर्ट की जो कॉस्ट है उसके आधार पे जो है कोर्ट कॉस्ट लगा देती है दूसरी पार्टी को कि भाई आपको इतना हर महीने देना पड़ेगा। तो जब भी पेशी होती है, देखो मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने देखा हुआ है ये बातें, जब भी पेशी होती थी husband was liable to pay that much amount which was fixed by the honorable court, whether it was 10,000 20,000 all depends upon the court। ठीक है, upon the needs of the wife। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सिंपल सादी बात ये है, मेंटेनेंस जो है आपकी कभी भी लग सकती है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स भी लग सकती है। क्लियर। Now, Section 24 gives the court the authority to order either spouse who is unable to sustain themselves independently to pay for the cost or the proceedings as well as the interim maintenance। हाँ जी, दूसरी बात, अभी वाइफ जो प्रोसीडिंग्स के पैसे देगी वो भी हस्बैंड पे लगा दिया जाता है कि वो हस्बैंड दे, वो नहीं देगी। ठीक है जी। सो कोर्ट की अथॉरिटी है टू ऑर्डर आइदर स्पाउस, जो भी स्पाउस अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली उसको बोल देते हैं कि आप पे करो interim maintenance। It may be asserted in the act including one to obtain a decree of nullity to section 11 of the 1955 act। हाँ जी, अगर मान लो किसी ने डिक्री ऑफ नलिटी भी लगानी है, मैरिज नल करानी है, तो अगर कोई स्पाउस दे नहीं सकता तो उसको भी बोल देते हैं कि आप दूसरा स्पाउस जो सस्टेन कर रहा है वो उसके चार्जेस जो है दे दे। ठीक है जी। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसीडिंग्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ अटॉर्नी, जो एडवोकेट की सर्विसेज है वो, मनी टू कवर द कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, क्लैरिकल वर्क एंड ट्रैवल। ये प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट है जो कवर हो जाएंगे, ये आप याद रखना। ठीक है जी। आगे है, बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर pursuant to section 24 the court shall take into account the income of both spouses whether or not such spouses appear as the main proceedings originator। This rule nevertheless applies। Now, the only factor to be taken into account when assessing whether to grant maintenance penalty is whether the claimant is or not able to support them। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इन्होंने ये देखनी होती है, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट लगाने से पहले वो ये चेक करेंगे क्या वाकई में ये एक स्पाउस जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहा, ही इज नॉट एबल टू सस्टेन। अगर कर सकता है तो नहीं लगेगा। ठीक है जी। और कह रहे हैं सेक्शन 24 लगाने से पहले क्या देखा जाता है, इनकम देखी जाती है दोनों स्पाउसेस की। ठीक है। और देखो अगर तो कोई मेन प्रोसीडिंग्स का ओरिजिनेटर है, ये चीज नहीं देखते कि किसने केस डाला है किसने नहीं डाला है, वो चीज नहीं देखते, बट इनकम जरूर चेक करी जाती है। और दूसरा, अगर कोई सस्टेन कर रहा है तो नहीं लगेगी, अगर तो नहीं कर रहे तभी जो है ये प्रोसीडिंग्स आपकी लगती है, तभी आपको मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का जो है बेनिफिट मिल सकेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। एज वॉज, यहाँ पे केस देखो जी, चित्रलेखा वर्सेस रंजीत राय। द पर्पस ऑफ सेक्शन 24 इज टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिजेंट स्पाउस, यानी कि इंडिजेंट यानी कि द पर्सन हु इज अंडर पॉवर्टी। क्लियर। तो कहते हैं 24 सेक्शन का चित्रलेखा केस में ये बोला गया था कि ये है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का ये मीनिंग है कि टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिजेंट स्पाउस so that they can maintain themselves। clear। और
while the proceedings are going on and have enough money to defend the litigation so that the spouse does not disproportionately suffer in the conduct of the case due to lack of funds. क्लियर? अब देखिए सिंपल सादी सी बात यहाँ पे ये है, कहते ये सेक्शन 24 आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तो डाला गया था so that जो स्पाउस इंडिजेंट है यानी who has lack of fund, that person first of all can maintain themselves, they can live a better, not better or the best life, a good life. और दूसरा था so that जो proceedings चल रही है, ठीक है, ताकि उनके पास उतना पैसा हो ताकि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके, so that this concept of natural justice can apply to them. क्लियर? जब उनके पास फंड ही नहीं होंगे तो वो अपने आप को क्या ही बचाएंगे, ठीक है? तो वो अब कौन सी बात है, एक पार्टी के पास बहुत है, दूसरी कुछ कर नहीं रही है, कमा नहीं रही है, कहाँ से करेगी वो? तो उसके पास फंड्स ही नहीं है तो डिस्प्रोपोर्शनेट सफरिंग हो जाएगी ना, एक तो पास फंड्स है उसके पास है नहीं, वो कैसे करेगी? So this is the main reason why section 24 is included in our Hindu Marriage Act 1955. So this was given in this particular judgment Chitralekha versus Ranjit Rai 1976. उस टाइम पे कोर्ट ने ये बयान दिया था कि मेन पर्पस ये दो बातों का है। देखो इसके पीछे की भी बात क्या आती है, फंड्स का अगर आप देखें लिटिगेशन में जस्ट फॉर द नेचुरल जस्टिस, ठीक है, दूसरा फॉर द मेंटेनेंस, ये ताकि स्पाउस अपने आप को अच्छे से जो है मेंटेन कर सके। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट द कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू अवॉर्ड इंटरिम, देखो इसको हम बोलते तो है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, बट इसको हम इंटरिम मेंटेनेंस भी बोल देते हैं बिकॉज इट इज गिवन इन बिटवीन द प्रोसीडिंग, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज इंटरिम आल्सो, ठीक है? And the cost of the proceedings on the ground that applicant is unlikely to prevail in the dispute. Section 24 envisions a brief investigation rather than through a trial. हाँ जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कहते हैं कोर्ट कभी भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, या और प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट के लिए भी बिकॉज ये कहते आपकी इसके लिए कोई लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं चलता कि इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, जस्ट एक छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां से पता लग जाता है कि हाँ जी दैट पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ फंड्स, दैट पर्सन डजंट हैव मोर मनी और इनफ मनी, सो मेंटेनेंस जो है वॉट करती जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स भी उसको दे दी जाएगी। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो, अब देखिए 24 के साथ एक प्रोवाइजो भी लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट होता है उसमें द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस एंड प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस मस्ट इन मोस्ट केसेस बी रिजॉल्व्ड within the 60 days of the date notice was served to the party। हाँ जी, तो यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है 60 डेज। क्लियर स्टूडेंट? तो कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है पेमेंट की इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या जो प्रोसीडिंग्स की पेमेंट है, लिटिगेशन की जो पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, उसकी जो एप्लीकेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो भी आपको छोटी मोटी करनी है विद इन 60 डेज उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब वो नोटिस सेंड करा गया था दूसरी पार्टी से लेके उस टाइम तक 60 डेज के अंदर अंदर आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डर, ये नहीं कि टाइम ही बहुत लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस बियर करने भी टफ हो जाते हैं ना, आज के टाइम में तो है ही बहुत ज्यादा खर्चा, है ना। चलो आगे चलते हैं हम सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इफ अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, judicial separation, divorce or annulment of marriage is issued under the act, both husband and wife may be granted maintenance and permanent alimony if they are unable to support themselves under section 25 of the Hindu Marriage Act 1955। हाँ जी, सो कहते चाहे आपकी डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, चाहे जुडिशियल सेपरेशन है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, डाइवोर्स है, annulment ऑफ मैरिज है, ठीक है,
बोथ केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ को मेंटेनेंस दे मतलब ग्रांट हो सकती है, परमानेंट एलिमनी भी हो सकती है। अगर वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते तो इन दोनों केसेस में है जो है मेंटेनेंस लगती है। क्लियर? सेक्शन 25 इज ऑल अबाउट द परमानेंट एलिमनी। क्लियर? नाउ a court order of the type contemplated by sections 9 to 13 of the Hindu Marriage Act 1955 must be issued in order to be eligible for alimony and maintenance under section 25। तो कहते देखो जी, जो भी आपके 9 to 13 ये कौन से सेक्शन है जी? आपके कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, एनलमेनी, सब इसके 9 to 13 इसके सेक्शंस हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि इस दौरान कोई भी आपका ऑर्डर निकलता है जो कि एलिमनी के लिए एलिजिबल हो या मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 25। ठीक है जी। केस देखो, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा that the language making any decree indicates that an order for perpetual alimony can be obtained whenever a judgment is passed under the act providing any substantive relief, not when the main petition is dismissed or withdrawn। हाँ जी, तो कोर्ट में इस केस में कहा कि when you are making any decree under these sections, ठीक है, सो एलिमनी की जो डिक्री ऑर्डर है वो पास हो सकता है जब भी आप जजमेंट पास कर रहे हो। ठीक है जी। प्रोवाइडिंग एनी सब्सटेंटिव रिलीफ उसके साथ आप दे सकते हो, ना कि तब आप ये सोचो कि जब कोई मेन पिटीशन डिसमिस हो गई या विड्रॉन हो गई, उसकी इतनी जरूरी नहीं है। जब आप जजमेंट दे रहे हो उस टाइम ही आप जो है कर सकते हो। The term decree refers to a ruling made pursuant to sections 9 to 13। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। Making any decree means from sections 9 to 13 all those decrees are covered, right? That causes the parties' marital status to be disrupted। Exactly। जो ये वाली आपकी क्या है? Restoration of conjugal rights, judicial separation, nullity, divorce। Clear? So ये आपका केस था। अगला है पॉइंट, the relief of alimony and maintenance cannot be provided under section 25 if the relief either of these section is denied। हाँ जी, तो कहते हम आपको एलिमनी या मेंटेनेंस सिर्फ उन केसेस में प्रोवाइड नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 25 जब आपने रिलीफ लेने से ही पूरा मना करा हुआ है। ठीक है, रिलीफ ही डिनाई करा हुआ है, उन केसेस में जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? If the main proceedings are unsuccessful and the spouse is not granted any relief as a result, the spouse may pursue maintenance under section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act। हाँ जी, कहते मान लो अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स अनसक्सेसफुल हो जाए और स्पाउस को उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला सेक्शन 25 के अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वो कहाँ रिलीफ ले सकता है, कहाँ पे मेंटेनेंस का एक्शन परस्यू कर सकता है? सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एंड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये भी आपका अलग से एक एक्ट है। इस एक्ट के अंडर सेक्शन 18 के अंडर जो है मेंटेनेंस जो है आप मांग सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला पॉइंट कह रहे हैं, according to section 25 clause 2 of the act, the court may alter or revoke any order for permanent alimony upon showing that party circumstances have changed। हाँ जी, तो आपका जो सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर को ऑल्टर कर सकता है, रोक सकता है परमानेंट एलिमनी के लिए अगर कुछ ऐसा शो हो जाए कि पार्टीज के यानी कि उसके मतलब कि जो पार्टी सीख कर रही है मेंटेनेंस उसके पास सोर्सेज है। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं जहां से ये पता चल रहा है that the party has enough money to sustain herself या himself। सो उन केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है? 25 क्लॉज 2 लगा के मेंटेनेंस के ऑर्डर रोक भी सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है, मतलब जितने लगाई है से कम ज्यादा बना सकती है। मान लो बहुत ही जरूरत पड़ेगी, कोई और प्रॉब्लम पड़ेगी, ज्यादा भी कर सकती है। क्लियर? So, however, a gross sum payment order is straightforward payment
दस इट कैनॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। हाँ जी, जो आपकी ग्रॉस लमसम होती है वो ऑर्डर तो देखो आपका सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। टू टाइम मांग लेती है पार्टीज, कई बार 3 टाइम मांग लेती है, 1 टाइम भी हो जाती है, इससे ज्यादा उसको डिवाइड नहीं करते। हाँ जी, इन एडिशन सेक्शन 25 क्लॉज 3 अब क्या कह रहा है, प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 1 कैन बी रिवोक्ड इफ द पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर इज ग्रांट। अब हम ये देखेंगे, पहले तो हमने ऑल्टर और रिवोक पढ़ा, अब वो पॉइंटर्स हैं 25 क्लॉज 3 के जब मेंटेनेंस आपकी बिल्कुल रिवोक हो सकती है। पहला जो मांग रहे हैं दैट गॉट मैरिड अगेन इन द केस ऑफ द वाइफ शी हैज ब्रोकन हर वो ऑफ सेलिबेसी। ठीक है, उसके बाद इन द केस ऑफ हस्बैंड ही हैज एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनी अदर वुमेन नॉट रिलेटेड टू हिम। हाँ जी, सो ये दो पॉइंटर्स हैं। पहला, अगर कोई उनमें से एक शादी कर ले, दूसरा वाइफ ने अपना जो है सेलिबेसी का वो तोड़ के वो भी शी इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स एंड हस्बैंड आल्सो, सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है आपका रुक जाएगा, आपको कोई खर्चा पानी जो है नहीं मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके लैंडमार्क जजमेंट जो है आपके केसेस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थैंक यू सो वेरी मच।